Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about behavior therapy. Behavior therapy is a type of psychotherapy that based upon learning theories and it focus at changing or modifying the maladaptive behavior. जो बिहेवियर थेरेपी होता है ये नाम से क्लियर है कि इसमें हम बिहेवियर को चेंज करते हैं। जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरी होती है ये थेरेपी जो होती है वो बेस होती है मेनली लर्निंग थ्योरी पे, और इसका जो पूरा फोकस होता है वो उनके माल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करना या फिर उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। नए नए टेक्निक का यूज करके उस बिहेवियर को मॉडिफाई करना जिससे कि जो पर्सन मेंटल डिसऑर्डर पर्सन को हो रखा है वो सही हो सके। तो इसमें बेसिकली हम बिहेवियर को चेंज करके वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। Behavior therapy is a type of psychotherapy in which conversational interchange in the primary vehicle used to treat people with problem. Behavior therapy is a more action-oriented, directed towards changing specific type of maladaptive behavior. जो बिहेवियर थेरेपी होता है वही मेनली जो ये होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब किसी एक्शन पे बेस होता है, ठीक है। और ये किसी एक स्पेसिफिक टाइप के जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है उस पर फोकस करता है, उसको चेंज करने के लिए उसी पे काम करता है। मतलब कि जो बिहेवियर थेरेपी वो एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब इसमें एक्शन लिया जाता है और इसका जो फोकस होता है वो माल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करना, मॉडिफाई करना किसी नॉर्मल बिहेवियर में, जिससे कि पर्सन का जो मेंटल डिसऑर्डर वो सही हो सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो बिहेवियर थेरेपी जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ पॉइंट पे बेस है, जैसे कि मोस्ट एबनॉर्मल बिहेवियर आर एक्वायर्ड एंड मेंटेन एज ए नॉर्मल बिहेवियर। मतलब कि जो मोस्टली जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं वो एक्वायर किए होते हैं, मतलब वो बाद में पहले नॉर्मल थे फिर बाद में वो एबनॉर्मल हो गए, ठीक है, उस बिहेवियर को। और उसको मेंटेन किया जाता है पेशेंट के थ्रू ऐसे कि जैसे कि वो नॉर्मल है। जैसे कोई पेशेंट है, अब वो कोई उसके बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, ठीक, मतलब वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, वो उसको पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो उसके लिए वो बिहेवियर नॉर्मल है लेकिन वो रहता है एबनॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी मॉडिफाई थ्रू सोशल लर्निंग प्रिंसिपल। और जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसको हम लर्निंग प्रिंसिपल के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं नॉर्मल बिहेवियर में। पीपुल आर बेस्ट नोन बाय देयर बिहेवियर इन स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन। जाहिर सी बात है कि जो पर्सन होते हैं हम उनको उनके बिहेवियर के थ्रू ही जानते हैं, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन पे वो कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसी सब पे बिहेवियर थेरेपी बेस है। द ट्रीटमेंट मेथड शुड बी प्रिसाइजली स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू बिहेवियर एंड शुड बी ऑब्जेक्टिवली इवेलुएटेड। मतलब कि जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, ट्रीटमेंट मेथड का यूज जो करते हैं वो प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और किसी मतलब उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे जिस टाइप का बिहेवियर वो शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट देना है, जिससे कि हम इवेलुएट कर सके बाद में, ठीक है, कि उसका आउटकम क्या रहा है। अब बात करते हैं इंडिकेशन क्या है बिहेवियर थेरेपी के। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जितने होते हैं, जितने एंजाइटी के डिसऑर्डर होते हैं उन सब में बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। फोबिया के कंडीशन में दे सकते हैं ओसीडी, हिस्टेरिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर, थंब सकिंग एंड नेल बाइटिंग और टिक्स डिसऑर्डर। इन सब में हम बिहेवियर थेरेपी का यूज करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के क्या होते हैं कि हम किस में यूज नहीं करते हैं बिहेवियर थेरेपी। तो साइकोटिक डिसऑर्डर, जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें हम यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें इनसाइड प्रेजेंट नहीं होता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेक्निक के, कौन कौन से टेक्निक है बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करने के। तो इसमें कई सारे टेक्निक आते हैं, हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। अब सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें कि जो पर्सन है, जैसे कि जो स्टिमुलेट कर रहा है पर्सन को किसी माल एडेप्टिव बिहेवियर की तरफ, उसको हम पर्सन के एक कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं धीरे धीरे, और उससे एंजाइटी होती है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे किसी पेशेंट को फोबिया है, किसी पेशेंट को मतलब ऊंचाई से डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या करेंगे, हम पहले थोड़ी हाइट पर उसको बैठाएंगे, वहाँ पर ले जाएंगे, ठीक।
फिर उसको मोटिवेट करेंगे वहाँ पर, जिससे कि उसके एंजाइटी होगा, ठीक। फिर धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक। वो उस बिहेवियर में ढल जाएगा, तो उसके लिए बात का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होकर वो नॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। तो यही होता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसमें कि हम एक बोल सकते हैं लेवल बाई लेवल उसको हम एक्सपोज करते हैं उसके स्ट्रेसर इवेंट में, या फिर उसके ऐसा स्टिमुलस के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं जो उसको एंजाइटी कॉज करता है। इंडिकेशन की बात करें तो इस फोबिया में देते हैं और ओसीडी के इस कंडीशन में हम इसको देते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल की कि सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। इन दिस पेशेंट अटेंड ए स्टेट ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड आर देन एक्सपोज टू द स्टिमुलस एंड दैट एग्जिस्ट द एंजाइटी रिस्पॉन्स। मतलब कि इसमें जो पेशेंट होता है पहले कम्प्लीटली उसको हम रिलैक्स करते हैं, पेशेंट पूरा रिलैक्स हो जाएगा, फिर हम उसको स्टिमुलस के एक्सपोजर में लेके आते हैं, जिससे कि जो उसका एंजाइटी जो होता है वो निकले, ठीक। जब एक बार एंजाइटी निकलेगी फिर धीरे धीरे करते करते वो ख़त्म हो जाएगा। द नेगेटिव रिएक्शन ऑफ एंजाइटी इज इनहिबिटेड बाय द रिलैक्स स्टेट, ए प्रोसेस कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिटर। और जो नेगेटिव रिएक्शन होता है एंजाइटी का, जैसे कि जाहिर सी बात है जब वो जो पर्सन है वो स्टिमुलस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको एंजाइटी तो होगा ही, ठीक है। जो एंजाइटी रिस्पॉन्स है, क्योंकि पेशेंट रिलैक्स है तो वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, वो एंजाइटी सप्रेस हो जाएगा, और इसी को हम रेसिप्रोकल इनहिबिटर भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं स्टेप। तो इसमें मेनली 3 स्टेप आते हैं। पहला रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, पेशेंट को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं। हायरार्की कंस्ट्रक्शन, हायरार्की को डेवलप करेंगे। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस, और उसके बाद डिसेंसिटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस हम करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। देयर आर मैनी मेथड विच कैन बी यूज टू इंड्यूस रिलैक्सेशन। सम ऑफ द आर हिप्नोसिस, मेडिकेशन एंड योगा, मेंटल इमेजरी। मतलब कि इसमें बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिससे कि जो पेशेंट है वो रिलैक्स हो सकता है, जैसे कि इसको हिप्नोटाइज कर दिया जाए, ठीक, या फिर मेडिकेशन या फिर मेडिटेशन या योगा के थ्रू उसको रिलैक्स करें, या फिर मेंटल उसका इमेज एक बोलें कि हाँ आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक, उस तरीके से वो वहाँ पर रिलैक्स हो सकता है। तो ये कुछ मेथड है जिससे कि पेशेंट को हम रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के बाद हम करते हैं हायरार्की कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब हायरार्की को डेवलप करेंगे। Here the patient is asked to list all the conditions which prompt anxiety. Then he asked to list them in a descending order of anxiety provocation. इसमें क्या करते हैं हम हायरार्की में, पहले हम हायरार्की बनाते हैं तो पेशेंट से बोलते हैं कि आपको जिस कंडीशन से आपको एंजाइटी होती है आप उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम टॉप पे रखेंगे जिससे सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है, सबसे ज़्यादा या डर लगता है, फोबिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक। उसके बाद उसके नीचे आता है फोबिया में कि उसको फोबिया डर लगता है। अब किससे डर लगता है, अब उसको ऊंचाई से डर लगता है। फिर अब उससे कम किससे डर लगता है, तो डॉग से उससे कम डर लगता है। फिर वाटर से, ठीक, और डर कम लगता है, और अंधेरे से कम डर लगता है उसको, ठीक। ऐसे ऐसे करते करते एकदम नीचे आएंगे कि जिससे सबसे कम डर लगता है, ऐसे पूरा लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब सबसे कम जिससे डर लगता हो तो जिसका सबसे कम फोबिया का डिग्री होगा, ठीक, उसको हम पेशेंट के एक्सपोज करेंगे जिससे कि एंजाइटी हो, ठीक। इतना करते हैं हम हायरार्की कंस्ट्रक्शन में। इतना कर लेने के बाद मतलब ये हो गया कि सबसे कम किससे डर लगता है उसको, ठीक। जैसे फोबिया की बात करें तो जैसे कि उसको बात करते हैं, उसको अंधेरे से डर नहीं लगता, ठीक, बहुत ना के बराबर लगता है, बहुत थोड़ा लगता है। तो सबसे पहले हम उसको अंधेरे, ठीक है, किसी एक अंधेरे कमरे में उसको रखेंगे, उससे एक्सपोज कराएंगे नॉर्मली, ठीक। तो वो क्या हो गया, वो सबसे कम फोबिया वाला हो गया। फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके दूसरे लेवल पर जो होगा, ठीक, फिर उसको एक्सपोज करेंगे। ऐसे करते हैं। हायरार्की डेवलप करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। इसमें जो हमने बताया वही उसको कॉन्टेक्ट उसमें एक्सपोज करते हैं, ठीक। दिस कैन एदर बी डन इन रियलिटी और थ्रू इमेजिनेशन, मतलब ये हम रियलिटी में भी कर सकते हैं या फिर उसके जस्ट इमेजिनेशन में इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। एट फर्स्ट द लोवेस्ट आइटम इन हायरार्की इज कन्फ्रंटेड, मतलब कि सबसे पहले जो हमारा जो
जो आइटम हेयर की सबसे नीचे होगा, सबसे लोवेस्ट होगा, सबसे पहले हम उसको कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। द पेशेंट इज एडवाइज टू सिग्नल वन वेयर एंजाइटी इज प्रोड्यूस, और पेशेंट को हम बोलते हैं कि जब आपको एंजाइटी प्रोड्यूस हो, ठीक है, उस स्टिमुलस से, तब हमें आप तुरंत सिग्नल दें, ठीक है। कोई उनको सिग्नल बता देता कि ये जिससे एंजाइटी आपको हो आप तुरंत हमें बताएं। विद द ईच सिग्नल ही इज आस्क्ड टू रिलैक्स, और जैसे जैसे एक सिग्नल आता है उसके बाद उसको हम बोलेंगे कि आप रिलैक्स हो। आफ्टर फ्यू ट्रायल पेशेंट इज एबल टू कंट्रोल हिज एंजाइटी, और कुछ इसके बार बार करने से जो पेशेंट होगा वो एबल हो जाता है अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने में। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसने ये लिस्ट डाउन नोट डाउन किया, ठीक है, कि इसको इन चीज़ों से उसको डर लगता है। तो उसने बताया इसको सबसे ज़्यादा डर लगता है फायर से, फिर उससे कम लगता है डॉग से, फिर हाइट, फिर वाटर से सबसे कम डर लगता है, ठीक है। तो हम ये क्या हमने क्या ये हेयर की हमने बना ली, ठीक। हेयर की बनाने के बाद अब उसको हम सबसे पहले एक्सपोज कराएंगे वाटर के। उसका जो डर है सबसे कम उसको वाटर से लगता है, तो हम पहले एक्सपोज कराएंगे वाटर को। अब या तो हम उसको बोलेंगे कि आप इमेजिन करिए, या फिर उसको डायरेक्ट मतलब रियलिटी में ही उसको वाटर के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, और उससे बोलेंगे कि जब आपको एंजाइटी एराइज हो, ठीक है, तब हमें आप सिग्नल दे दीजिएगा, ठीक। और जैसे ही पर्सन इसे कॉन्टेक्ट में आएगा और उसको एंजाइटी एराइज होगा तो हमें सिग्नल देगा और हम उसको रिलैक्स करेंगे, ठीक है, पेशेंट को रिलैक्स करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कई बार करने पे ही जो ये एंजाइटी वाटर से हो रही थी पर्सन को, जो वाटर फोबिया था, हाइड्रोफोबिया, वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अब ये ख़त्म करने के बाद फिर हम आते हैं अपने थर्ड पे, ठीक, हाइट पे। अब उसको हाइट से डर लगता है वाटर से ज़्यादा, ठीक। फिर हम इसको भी ऐसे करेंगे, सेम पेशेंट को एक्सपोज करवाएंगे, उसके बाद उससे बोलेंगे जब आपको एंजाइटी हो आप हमें एक सिग्नल दीजिएगा, फिर ऐसे रिलैक्स करेंगे। उसको करते करते हम उसका जो फोबिया होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। इसी को बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। मतलब कि एक एक करके उसके जितने भी कंडीशन या सिचुएशन हैं ऐसे जिससे कि उसका एंजाइटी होता है उस सबको ख़त्म करना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा सेकंड टेक्निक है वो है फ्लोटिंग। द पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू दी फोबिक स्टिमुलस बट escape इज मेड इम्पॉसिबल बाई prolonged contact with phobic stimulus. The therapist guidance and encouragement reduce patient anxiety. फ्लोटिंग में क्या होता है, हम पेशेंट को डायरेक्टली एक्सपोज करवा देते हैं जिससे कि उसको फोबिया है, ठीक, जो भी फोबिक स्टिमुलस है उसको डायरेक्ट हम उसका एक्सपोज करवा देते हैं, जिसमें कि जो स्केप मतलब वो बच के निकलना उसमें से इम्पॉसिबल होता है। और जब लंबे समय तक वो फोबिक स्टिमुलस में रहता है, ठीक, तो धीरे धीरे उसका एंजाइटी जो होता है वो कम होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कोई पर्सन है उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो हम इसमें करते हैं क्या, फ्लोटिंग में पर्सन को लेके जाएंगे हम किसी एक अंधेरे कमरे में, उसको बंद कर देंगे, ठीक। बंद कर देने के बाद अब बाहर से बंद कर लॉक कर देंगे जिससे कि पर्सन बाहर ना निकल पाए, और उसको बाहर से हम ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ पर उसको गाइड करते रहेंगे। पेशेंट तो डरेगा, उसको एंजाइटी होगा, ठीक, और वो बहुत एंजियस भी होगा, फियर भी उसको होगा, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर से हम उसको गाइड करते रहेंगे कि देखो घबराओ मत, मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसे करते करते हम उसको गाइड करेंगे और उसको इंकरेज करेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, कुछ समय बाद पेशेंट का जो एंजाइटी था मतलब या फिर जो फियर था नाइट्स अंधेरे से, डार्कनेस से, वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा और एंजाइटी उसकी जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये होता है फ्लोटिंग। अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड टेक्निक है वो है एवर्जन थेरेपी। इंडिकेशन की बात करें तो अल्कोहल डिपेंडेंसी में मेनली ये यूज किया जाता है, सेक्सुअल जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें यूज किया जाता है, और चाइल्ड डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। एवर्जन थेरेपी में मेनली होता ये कि जो ऐसे सिचुएशन या ऐसे बिहेवियर जिससे कि पर्सन को प्लेजेंट या प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, उसको हम अनप्लेजेंट रिएक्शन में चेंज कर देते हैं। जैसे कि थंब बाइटिंग होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मेनली थंब बाइटिंग बहुत ज़्यादा उनमें कॉमन होता है, ठीक है, ये तो कि थंब बाइटिंग वो करते हैं। अब थंब बाइटिंग करने से उसको उनको प्लेजर मिलता है, उनको अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर अगर हम एक लेयर लगा दें, ठीक है, उनका अंगूठे पे एक लेयर लगा दें या तो पॉलीथीन या फिर कोई कपड़ा लपेट दें, तो उससे क्या होगा, जब अपने माउथ में उसको थंब को रखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और धीरे धीरे करते ही वो इस चीज़ को, इस हैबिट को वो छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। मतलब कि जो जिस चीज़ से हमें प्लेजर मिल रहा था उसी को हमने क्या कर दिया, अनप्लेजरेबल
स्टिमुलस में कन्वर्ट कर दिया। बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ दिस थेरेपी इज द पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस, एग्जाम्पल इसमें लिया गया अल्कोहल, अभी बाद में बताएंगे आगे, विद एन अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स। मतलब कि वही कि जो प्लीजेंट यहाँ पर स्टिमुलस थे, ठीक है, उसको क्या किया हमने, उसको हमने अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स में चेंज कर दिया। मतलब जो स्टिमुलस इसको प्लीजेंट दे रहा था पर्सन को, उसको हमने अनप्लीजेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। दिस पेयरिंग कन्वर्ट दी प्लीजेंट स्टिमुलस इनटू अनप्लीजेंट आफ्टर दी थेरेपी इज ओवर। मतलब वही बात हुई कि वो प्लीजेंट को अनप्लीजेंट में कन्वर्ट कर देता है थेरेपी की जब ख़त्म होती है। सेशन की बात करें तो 20 से 40 सेशन इसमें दिया जाता है, ठीक है। और एवर्जन थेरेपी का ड्यूरेशन अगर जो होता है इसका 1 घंटे का होता है ये ड्यूरेशन। बूस्टर सेशन इसमें हम दे सकते हैं जब अगर जरूरत पड़ती है, तो अगर जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम बूस्टर सेशन भी यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब जो हमारा सेशन है 20 से 40, इसके बाद हम बूस्टर सेशन भी उनको दे सकते हैं अगर हमें लगता है ऐसा कि रिक्वायरमेंट हमें बूस्टर की भी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पेयरिंग ऑफ अल्कोहल प्लेजेंट विथ ए ड्रग जिसको कि डाइसल्फाम बोलते हैं, जो कि अनप्लेजेंट में कर देता है। मतलब कि इसमें होता क्या है, जब हम कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, ठीक, और वो मतलब बार बार उसको अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें हम थेरेपी देते हैं एवर्जन थेरेपी। इसमें हम यूज करते हैं ड्रग को, ठीक, जिसको हम बोलते हैं डाइसल्फाम थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, करता क्या है, डाइसल्फाम जब हम पेशेंट को दे देते हैं तो वो उसके बॉडी में जाके जब पर्सन कभी अल्कोहल पिएगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन करता है जिससे कि पर्सन को वोमिटिंग होती है, नोजिया होगा, हेडेक होगा, ठीक है। जिससे कि अब उसने तो दारू पिया, ठीक, तो उसको अब जब वोमिटिंग होगी जैसे उसने पिया, या फिर उसको हेडेक होने लगा, सीवियर हेडेक हो गया, ठीक, नोजिया होने लगा, तब मतलब ये उसके लिए अनप्लेजेंट रिएक्शन हो गया कि जब जब वो ड्रिंक कर रहा है उसको ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अल्कोहल को क्विट कर देता है। एक ये हो गया, ठीक है। और क्या है, पेयरिंग ऑफ थम सकिंग प्लेजेंट विथ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट अनप्लेजेंट। मतलब कि इसमें जो इंडिविजुअल है वो थम सक कर रहा है, ठीक है, अब उसको हम क्या करें, लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट दे दें जब वो थम सक कर रहा है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा, ठीक है। ये जो उसकी हैबिट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल थे अनप्लेजेंट एवर्जन थेरेपी के। इसमें इस एवर्जन थेरेपी का यूज होता है, ठीक है, अल्कोहलिज्म में, जिसको हम बोलते हैं डाइसल्फाम थेरेपी। इसमें होता क्या है, जब पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसमें और उसी टाइम पे हम डाइसल्फाम उसको देते हैं, ठीक। ये रिएक्शन करके ये बनाते हैं एसिड एल्डिहाइड एसीटेट, ठीक। और ये CO2 से और वाटर से मिलने के बाद ये कॉज करता है नोजिया और वोमिटिंग को, ठीक, या हेडेक, स्वेटिंग और हाइपरटेंशन को। और ये जो होता है यही हमारा अनप्लीजेंट रिएक्शन होता है, ठीक, रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से पर्सन बाद में इसको क्विट करने पे मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा 4th टेक्निक है, ठीक है, उसका। इसमें क्या होता है, कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग वांटेड बिहेवियर और डिक्रीजिंग एलिमिनेटिंग ए अनडिजायरेबल बिहेवियर। मतलब कि इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं, कोई प्रोसीजर या कोई मेथड ऐसा करते हैं जिससे क्या हो, जो बिहेवियर हम चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हम उसके पर्सन को अडॉप्ट कर पाएँ, ठीक, या फिर किसी अनडिजायरेबल बिहेवियर को हम डिक्रीज कर पाएँ या फिर हटा पाएँ, पूरी तरीके से उसको एलिमिनेट कर दें। उसके लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, तो इसमें मेनली 2 टेक्निक आते हैं। पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है देखते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज ए टेक्निक विच चेंज इन बिहेवियर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कि जो उसका बिहेवियर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब इस टेक्निक यूज करके हम पेशेंट के बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वर्क बाय प्रेजेंटिंग, मोटिवेटिंग, रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस टू द पर्सन आफ्टर द डिजायरेबल बिहेवियर एक्सिबिटेड, मेकिंग द बिहेवियर मोर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। मतलब कि इसमें मेनली जो डिजायरेबल बिहेवियर है, ठीक, इसको बार बार हम पॉजिटिव वे में उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक, जिससे कि जो बिहेवियर हम चाह रहे हैं वो जब आने लगेगा तो उसके लिए हम वहाँ पर उसको एक तरीके से उसको रिवार्ड देते हैं पर्सन को,
जिससे कि फ्यूचर में भी वो बिहेवियर लगातार भी बार बार होता रहे। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्स, मतलब उसको पॉजिटिव वे में उसको रीइंफोर्स करना, मोटिवेट करना एक तरीका से हम बोल सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसने ऐसा बिहेवियर किया जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर वो शो करे। ठीक, अब जब वो शो किया तो उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको मोटिवेट किया, जिससे क्या होगा, जब पर्सन वो बार बार उस चीज़ को दोहराएगा, और यही हमारा बिहेवियर चेंज करने का टेक्निक था। एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। द मदर गिव्स रिवार्ड टू हर सन आफ्टर डूइंग होमवर्क। जैसे कि एक माँ है, अब वो अपने बच्चे को बोलती है कि अगर तुम ये होमवर्क पूरा कर लोगे अपना, तुमको रिवार्ड देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, होमवर्क तो हम चाहते हैं, जो मदर तो चाहती है कि होमवर्क बच्चा पूरा करे। ठीक, तो जब बच्चा पूरा करेगा होमवर्क तो उसको क्या मिलेगा, उसको रिवार्ड मिलेगा। ठीक, तो यही जो रिवार्ड यहाँ पर दी जा रही है वही यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। ठीक, जिससे कि जब बच्चा आगे जाके उसको हैबिट बन जाएगी कि वो अपने होमवर्क को पूरा कर लेगा, क्योंकि उसको रिवार्ड मिलेगा, उसने होमवर्क पूरा किया उसको रिवार्ड मिला। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए फादर गिव्स चॉकलेट टू हिज डॉटर फॉर क्लीनिंग दी हिज टॉय। ऐसे ही जैसे मान लेते हैं एक फादर हैं, ठीक, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम अपनी टॉय को क्लीन करोगी, ठीक है, क्लीन रखोगी तो हम तुमको चॉकलेट देंगे। ठीक, तो बच्ची ने क्या किया, अपने टॉय को क्लीन रखा, ठीक है, साफ़ सुथरा रखा, और उसके फादर ने उनको चॉकलेट गिफ्ट किया। ठीक, तब ऐसे क्या होगा, फ्यूचर में भी जो बच्ची है वो अपने सामान को, अपनी जितनी भी सारी उसके एक्टिविटी के जितने भी मतलब पार्ट है उसके, वो सबको वो क्या करेगी, वो एक सिस्टमेटिक वे से क्लीन रखेगी। ठीक है, जिससे कि उसको क्या हो, रिवार्ड मिल सके। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज अ टेक्निक इन विच चेंजिंग इन बिहेवियर बाय नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कि इसमें हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देके बिहेवियर को चेंज करते हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाके बिहेवियर को किसी को चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ए रिस्पॉन्स और बिहेवियर इज मॉडिफाई बाई स्टॉपिंग, रिमूविंग और अवॉइडिंग ए नेगेटिव आउटकम। मतलब कि इसमें ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स देना जिससे कि जो नेगेटिव आउटकम है उससे हम बच सकें या उसको रिमूव कर दें, उसको रोक पाएँ, उसी को बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें एग्जांपल देखते हैं। ऑन मंडे मॉर्निंग ए पर्सन लीव होम अर्ली इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक एंड बीइंग लेट फॉर क्लास। मतलब कि एक पर्सन है, वो सुबह घर से जल्दी निकल जा रहा है, जिससे क्या हो, वो अवॉइड कर सके ट्रैफिक में बजने के बजाय, मतलब उसको ट्रैफिक में देरी ना हो, ट्रैफिक में वो ना फंसे, उसके लिए वो घर से जल्दी निकल रहा है, जिससे कि वो लेट ना हो क्लास के लिए अपने। ठीक, तो पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पर वो जल्दी निकल रहा है घर से। ठीक है, मतलब नॉर्मल उसका जो टाइम है उससे वो पहले निकल रहा है, जिससे कि वो अवॉइड कर सके। यहाँ पर अवॉइड किया जा रहा है ना नेगेटिव आउटकम, मतलब कि ट्रैफिक में फंसने, अगर फंस गया तो ये अवॉइड करना चाहता है, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये नेगेटिव आउटकम है। तो इससे बचने के लिए उसने एक हैबिट अपनी चेंज की, और वो क्या थी, सुबह जल्दी जाने की। ठीक, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जो बहुत कॉमन होता है घरों में। जैसे कि जब बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो माँ क्या करती है, उनको पीटती है। जब एक थप्पड़ लगेगा तो काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक थप्पड़ लगा, काम पूरा हो गया। ठीक, दूसरा थप्पड़ लगा, फिर से काम पूरा हो गया। ऐसे करके तो जब इस वजह से जब बच्चा काम पूरा करता है, मतलब डर की वजह से काम पूरा करता है, होमवर्क पूरा करता है कि अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें थप्पड़ मिलेगा। इसको भी बोलते हैं नेगेटिव इन्फोर्समेंट। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। अब बात करते हैं अपने पांचवा टेक्निक के बारे में, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर। मतलब इसमें किसी ऐसी कंडीशन को ला देना जिससे कि नए बिहेवियर को हम एडॉप्ट कर पाएँ या फिर उनको समझा पाएँ। ठीक है, पर्सन को। इसमें भी आते हैं जैसे कि फर्स्ट आता है मॉडलिंग। ठीक, मॉडलिंग क्या होता है, किसी को देख के उसके जैसा बनना, इसी को हम बोलते हैं मॉडलिंग करना। मॉडलिंग इज अ मेथड ऑफ टीचिंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन व्हेन द थेरेपिस्ट शो हाउ ए स्पेसिफिक बिहेवियर इज टू बी परफॉर्म। इन मॉडलिंग द पेशेंट ऑब्जर्व अदर नॉर्मल बिहेवियर एंड अडॉप्ट इट इन हिज लाइफ एंड गेटिंग रिवार्ड फॉर दोज बिहेवियर। मतलब कि जो मॉडलिंग होता है उसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट उसमें किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को करके बताता है,
उनको डेमोस्ट्रेट करता है कि इस तरीके से यहाँ पर ये बिहेवियर शो किया जाता है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, जो पेशेंट हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, ऑब्जर्व करेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो उस नॉर्मल बिहेवियर को शो करके दिखा रहा है थेरेपिस्ट। ठीक, उसके बाद उसको अडॉप्ट करेंगे अपने लाइफ में और इस चीज़ के लिए उनको वहाँ पर रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पेशेंट को। अब ऐसे करते करते जो उनका माल एडेप्टिव बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है और वो नॉर्मल बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टेक्निक है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू फॉर डिक्रीजिंग माल एडेप्टिव बिहेवियर। मतलब कि ऐसा प्रोसीजर जिसको यूज करके हम माल एडेप्टिव बिहेवियर को कम करते हैं। ठीक है, ख़त्म कर सकते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं उसके चांस को। फिर फर्स्ट आता है एक्सटेंसिंग इग्नोरिंग। ठीक है, मतलब कि इग्नोर कर देना, उनको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, अनदेखा कर देना। एक्सटेंशन मीन्स रिमूवल ऑफ अटेंशन रिवार्ड परमानेंटली फॉलोइंग ए प्रॉब्लम बिहेवियर। दिस इंक्लूड एक्शन लाइक नॉट लुकिंग एट द पेशेंट, नॉट टॉकिंग टू द पेशेंट और हैविंग नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट एक्सेट्रा फॉलोइंग द प्रॉब्लम बिहेवियर। मतलब कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि बिहेवियर होते हैं जो कि इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों का अटेंशन मिल सके, खासकर ये बच्चों में होता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि वो अटेंशन पा सकें, तो उनको इग्नोर कर देना, उन पर अटेंशन ही ना देना। ठीक है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे हम उनको इग्नोर करेंगे तब वो अपनी उस एक्टिविटी को बंद कर देंगे। अब ये कैसे होता है, जैसे कि जब वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी तरफ देखना ही मत, उस पेशेंट की तरफ देखना ही मत, या फिर उनसे बात ही ना करना, या फिर उनके कोई फिजिकली उनके कांटेक्ट में ना आना। तो अब इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो जब उन पे कोई अटेंशन नहीं देगा, ठीक है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ मतलब गलत है, लोग उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसको भी ये एहसास होगा कि जो बिहेवियर हम शो कर रहे हैं वो एबनॉर्मल है, इसलिए सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो धीरे धीरे नॉर्मल बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं इग्नोरिंग। ठीक, अब नेक्स्ट आता है पनिशमेंट। The punishment procedure should be administered immediately and consistently following the undesirable behavior with clear explanation. Punishment मतलब कि जैसे ही कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब माल एडेप्टिव बिहेवियर कोई पर्सन शो कर रहा है, तुरंत उसको पनिशमेंट देना, तुरंत और लगातार, मतलब जब जब कर रहा है तब तक उसको मिलता रहे। जिससे क्या होगा, जब उसको पनिशमेंट मिलेगा तो धीरे धीरे वो अपने माल एडेप्टिव बिहेवियर को वो छोड़ देगा। जैसे कि होता है ना, बचपन में क्या होता है, जब हम लोग थे बचपन में, तो जब कोई गलती करते थे ना तो सीधे एक थप्पड़ मिलता था। जब गलती करते थे तब एक थप्पड़। तब इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बिहेवियर, जो बुरी आदतें थी वो सारी आदतें छूट गई। ठीक, तो ये पनिशमेंट मेथड है जिससे कि जो हमारा माल एडेप्टिव बिहेवियर वो ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ टेक्निक थे जिनका यूज़ करके हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं, और उससे यूज करके अच्छे तरीके से हम पेशेंट के जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको डिजायरेबल बिहेवियर में हम चेंज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसी को बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी।